हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बेंडिंग इक्वेशन फार्मूला प्रूव करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। ये फॉर्मूला हमें आज प्रूफ करना है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्ज़ाम बेसिस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। चलिए प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई बीम है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं मैं। ये बीम हो गया आपका, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बीम में न्यूट्रल लेयर जो होता है वो बीच में होता है। ये न्यूट्रल लेयर बीच में क्यों होता है? केवल उसी बीम में होता है जो बीम होमोजीनियस मटेरियल से बनी हुई होती है। यानी कि जो होमोजीनियस होता है, जो एक ही मटेरियल से मिलके बनाई जाती है उसे होमोजीनियस कहते हैं। जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाई जाती है उसे नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो जिस बीम की मैं बात कर रहा हूँ वो बीम आपका होमोजीनियस है। यानी मान लीजिए स्टील का बीम है, ये लोहे का बीम बना हुआ है, तो इसका न्यूट्रल लेयर जो होगा वो बीच में ही होगा। जबकि आरसीसी की अगर मैं बात करूं तो आरसीसी में वो सेंटर पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे भी। अब इस न्यूट्रल लेयर के ऊपर जो एरिया होता है उसे बोलते हैं कंप्रेसिव एरिया, और न्यूट्रल लेयर के नीचे जो एरिया होता है उसे बोलते हैं टेंसाइल एरिया। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए जब ये बीम में लोड लगता है तो ये बीम क्या होता है कि झुकता है, बेंडिंग होता है। किस प्रकार से बेंडिंग होगा? देखिए, ये इस प्रकार से बेंड हो जाती है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप देखिए, बेंडिंग होने के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसकी लंबाई सबसे कम है और सबसे नीचे वाली लेयर की जो लंबाई है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर वाले लेयर में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगता है, इसलिए उसके लेयर में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई सबसे कम होती है। और नीचे वाले लेयर में सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये बात मालूम होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है सबसे टॉप में उसका कंप्रेसिव लोड सबसे मैक्सिमम लगता है, इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है। और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम होता है, वहाँ पर टेंसाइल लोड भी सबसे ज़्यादा लगता है, उसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलिए ऊपर से बात करते हैं हम। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, अब आपको तो पता है कि ये बीम जो है आपका कई सारे लेयर से मिलके बनी हुई है, अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे लेयर हैं। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे कंप्रेसिव लोड कम होता हुआ चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उस पर कंप्रेसिव लोड 0 होगा। वहीं से आपका तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कंप्रेसिव लोड कम होता हुआ चला जाएगा, और एक लेयर ऐसा मिलेगा जिसमें कंप्रेसिव उसके लंबाई में बिल्कुल भी नहीं हुआ रहेगा, ना उसकी लंबाई घटेगी ना उसकी लंबाई बढ़ी हुई होगी। वहीं से आपका उसके नीचे जो लेयर स्टार्ट होता है वहाँ से लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा लेयर जिसके लंबाई में न तो कमी होती है और ना ही ज़्यादा,
उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल लेयर बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर में कोई भी लंबाई उसकी कम या ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर स्ट्रेस जीरो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी और टेंसाइल स्ट्रेस भी। तो ये वही न्यूट्रल लेयर है आपका। इसके लिए मैं अगले वीडियो में मैं आपको न्यूट्रल लेयर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इनके डेफिनेशन में बता दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने जो हमें प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी बहुत ज़्यादा है, अगले वीडियो में कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो मान लीजिए इसका न्यूट्रल लेयर आपका यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पर हम इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं एन डैश ए डैश, ठीक है। चलिए एक कोई लेयर ले लेता हूँ मैं। अब इस बीम की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, तो एक बीम की लंबाई छोटा सा हम लोग निश्चित कर लेते हैं। चलिए इतने बीम की मैं बात करूँगा, बस इतने ही बीम की बात करूँगा, इससे ज़्यादा बीम की बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये पोर्शन ले लेते हैं, बस इतने की। अब यहाँ पर आप एक लेयर छोटा सा एक स्ट्रिप ले लीजिए और उस स्ट्रिप में देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा इस बीम का कोई एक छोटा सा स्ट्रिप लीजिए, उस स्ट्रिप में देखते हैं कि क्या स्ट्रेन होता है, कितना उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कितना उस पर मूवमेंट होता है, और उसी से हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। तो एक छोटा सा लेयर ले लीजिए आप, छोटा सा ये इसको ले लीजिए, इस स्ट्रिप की मैं बात करूंगा अब, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये नाम मान लीजिए आपका K, ये नाम है P, इसको नाम S दे दीजिए, यहाँ पे नाम J दे दीजिए, ये आपका D है, H है, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। A B C D हो गया, E हो गया, कुछ भी लिख दीजिए, इसी को यहाँ पे दिखा दीजिए। अब देखो ये K P था आपका, तो वही लेयर आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे लंबाई कुछ न कुछ तो वही चेंजिंग होगा ही, मैंने आपको बताया हुआ है। बेंडिंग होने के बाद उसकी लंबाई कम होगी, कंप्रेसिव होगा यहाँ पे। इसका नाम K डैश P डैश, इन्हीं लेटर पे आप डैश लगा दीजिए। ये S डैश है, यहाँ आपका J डैश, ये H डैश, ये D डैश। चलिए अब मैं बात करता हूँ इस K डैश P डैश का। ये जो KP मैंने लेयर लिया हुआ है, जो स्ट्रिप लिया हुआ है छोटा सा, इस स्ट्रिप में क्या चेंजिंग होता है, स्ट्रेन इन प्लेन K डैश P डैश निकालते हैं। इस K डैश P डैश में हम लोग निकालेंगे क्या स्ट्रेन होता है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला प्रूफ करने का। स्ट्रेन इन प्लेन K डैश P डैश, K डैश P डैश की हम बात करते हैं। तो हमें मालूम है स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को ई से डिनोट कर देते हैं। चेंज इन लेंथ, पहले आपका लंबाई Kp था, अब ये लंबाई आपका K डैश P डैश हो गया। पहले लंबाई Kp था, अब लंबाई K डैश P डैश हो गया, तो कितना लंबाई में चेंज हुआ कैसे निकालेंगे? Kp में से हम K डैश P डैश माइनस कर देंगे, तो हमें जितना भी लंबाई में चेंजिंग हुआ है वो मालूम चल जाएगा। हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ, स्ट्रेन माने होता है विकृति, विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, अपान में ओरिजिनल लेंथ कितना था पहले, ये Kp था। ये लाइन आपको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। E बराबर आपको यहाँ से मिल गया। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए एक ट्रिक भी समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ जो Kp यूज किया गया है,
इसको ये जो डैश में मैंने के डैश पी डैश ये डैश वाले लेटर यूज किया हुआ हूँ, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसे, क्योंकि मुझे बेंडिंग होने के बाद जो डायग्राम बना है उसका यूज करना है यहाँ पर। तो इस केपी को हटाना है, हम कैसे हटा सकते हैं देखिए, समझिए। इक्वेशन नंबर, चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कहना चाहूँगा मैं, ये जो आपका केपी है ये केपी एस जे के बराबर है। हम कह सकते हैं कि केपी इज इक्वल टू एस जे। आप भी देखिए, ये केपी की जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई एस जे का है। और एस जे क्या है आपका, ये न्यूट्रल लेयर पे लंबाई है। और मैंने आपसे बताया कि यहाँ भी जो न्यूट्रल लेयर है उसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जितना लंबाई एस जे का है उतना ही लंबाई एस डैश जे डैश का है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है एस डैश और जे डैश के। ठीक है, हमने इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया, डैश वाले हमें पॉइंट चाहिए थे। फिर से समझिए, ये केपी जो लंबाई है ये लंबाई एस जे के बराबर है। और एस जे क्या है, न्यूट्रल लेयर पे लंबाई है, और न्यूट्रल लेयर की लंबाई कम होती नहीं है। न्यूट्रल माने होता है उदासीन, उदासीन सतह की लंबाई में कोई चेंजिंग होता नहीं है। तो वो बराबर है एस डैश और जे डैश के। अब देखिए, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ये जाके मिलेंगे ये दोनों। अब यहाँ पर तो हम लंबाई शो नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रकार से मैं ऐसे से दिखा सकता हूँ, ऐसे मान लो यहाँ पे जाके मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ जहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है और ये जो आपका न्यूट्रल लेयर है, यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं, ये डिस्टेंस जो कहलाता है आर कहलाता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मान लीजिए कि ये एंगल कितना बना रहे हैं आपस में, थीटा एंगल। तो अब हम जानते हैं, मैं बात करूंगा, मैं एस डैश और जे डैश की वैल्यू निकालना चाहता हूं। कैसे निकालेंगे आप, एस डैश जे डैश, इसका रेडियस कितना है आर, ये क्या है चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, चाप। एस डैश जे डैश और रेडियस कितना है आर और एंगल कितना है थीटा। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, आर्क इज इक्वल टू चाप बराबर एंगल यानी कोण इंटू रेडियस त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम आर्क एस डैश जे डैश ले लेंगे, एस डैश जे डैश, तो एंगल कितना है थीटा और इसका रेडियस कितना है, इस चाप से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर। तो हमें एस डैश और जे डैश का वैल्यू हमें मालूम चल गया। अब स्ट्रेन जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहाँ पे आ जाइए आप। ई बराबर क्या होता है, के डैश के पी का वैल्यू क्या रखेंगे हम एस डैश जे डैश माइनस के डैश पी डैश अपान में के पी का वैल्यू क्या रखेंगे एस डैश जे डैश इज इक्वल टू एस डैश जे डैश का वैल्यू हमें मालूम हो गया थीटा इंटू आर माइनस के डैश पी डैश। अब के डैश पी डैश का भी वैल्यू निकालना होगा। अब जैसे आपने एस डैश जे डैश का वैल्यू निकाल लिया, वैसे के डैश पी डैश का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि ये जो लेयर है आपका, ये जो लेयर है उदासीन लेयर से न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस y मान लीजिए, कोई ना कोई डिस्टेंस तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए, चाप बराबर आर्क बराबर यानी के डैश पी डैश बराबर क्या हो जाएगा थीटा एंगल इंटू रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है, इस लेयर के रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस r है, r में से y माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे। जो हमारा चाप होता है उस चाप से हम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। तो जब मैं एस डैश जे डैश लिया था तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की लिया था, जब के डैश पी डैश लेयर की बात करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे फिर। तो टोटल डिस्टेंस r है, r में से y माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, तो r माइनस वाई।
तो ये के डैश पी डैश का भी वैल्यू आपको पता चल गया। तो यहाँ पे रख दीजिए थीटा इंटू आर माइनस वाई अपान में एस डैश जे डैश का थीटा इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर माइनस थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए थीटा आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा वाई अपान में थीटा इंटू आर। थीटा आर से थीटा आर कैंसिल हुआ, ई बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू वाई अपान में थीटा इंटू आर। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया वाई अपान में आर। तो दिख नहीं रहा होगा आपको इज इक्वल टू वाई अपान में आर, ये वैल्यू आपको मिल गया। यहाँ से में स्ट्रेन पता चल गया। अब हमें एक काम करते हैं, स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू ई बराबर एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है स्ट्रेस अपान यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अपान में यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना है यहाँ पर, स्ट्रेस चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसे सिग्मा मान लिए अपान में यंग्स मॉडुलस ई। तो ये भी ई है और ये भी ई है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। सिग्मा अपान में ई बराबर वाई अपान में आर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा वाई अपान में आर इंटू ई। ये भी देखो सिग्मा अपान में ई। अच्छा, जो हमें प्रूफ करना है सिग्मा अपान में वाई बराबर ई अपान में आर, चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से ये वाई आप नीचे ले लीजिए, सिग्मा अपान वाई बराबर ई ऊपर ले लीजिए ई अपान आर। देखो हमें जो प्रूफ करना है ना वो आ गया। क्या प्रूफ करना है, सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर, सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। यानी आधा हमने प्रूफ कर लिया, बस आधा और बचा हुआ है। चलिए उसे भी प्रूफ करते हैं। m अपान आई हमें और सॉल्व करना है। अब m अपान आई कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम निकालेंगे इस स्ट्रिप में कितना फोर्स लगता है, कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। चलिए निकालते हैं। कंप्रेसिव फोर्स इन केपी, केपी में निकालेंगे। फोर्स बराबर क्या होता है, देखिए फोर्स बराबर होता है एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। हम सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल होता है। F बराबर एरिया, मान लीजिए कि इस स्ट्रिप का एरिया स्मॉल a है और यहाँ पर जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो स्ट्रेस सिग्मा मान लीजिए। उस स्ट्रेस को क्या मान लेंगे, सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया फोर्स। अब देखिए इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिप हैं यहाँ पर। तो अगर मैंने केवल एक स्ट्रिप का बात किया तो वो कंप्रेसिव फोर्स हो गया A इंटू सिग्मा। तो इस प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप होंगे। तो टोटल स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं, यहाँ जितने भी स्ट्रिप हैं सारे स्ट्रिप को अगर मिला दिया जाए, उनकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा F इज इक्वल टू सिग्मा ए, छोटे छोटे एरिया इंटू स्ट्रेस आपका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स। अब हम मूवमेंट लेते हैं, कितना मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट m इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस y। यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, y, क्योंकि इसी स्ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, इसी स्ट्रिप का पूरा फोर्स ले लीजिए इंटू डिस्टेंस क्या ले लेंगे आप, y।
तो फोर्स कितना है, या आप चाहो ये जो मैंने सारे लेयर की बात यहाँ पे किया हूँ वो आगे भी ले सकते हैं या यहीं पर ले सकते हैं आप, या तो अगर आप यहाँ पर ये सारे लेयर नहीं लेके चलते हैं तो जब मूवमेंट लेंगे तो सारे मूवमेंट एक साथ लेना पड़ेगा आपको, तो बात एक ही हो जाएगा। फोर्स कितना आपका आ गया, A इंटू सिग्मा इंटू वाई, ये मूवमेंट आ गया आपका। मूवमेंट इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सिग्मा बराबर हो जाएगा E अपान आर इंटू वाई, यहाँ पर रख दीजिए E अपान आर इंटू वाई, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A इंटू ई अपान आर, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखना M इज इक्वल टू, आप E अपान आर को अलग कर लीजिए, E अपान आर को अलग कर लीजिए और सिग्मा A इंटू वाई स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, M इज इक्वल टू ई अपान आर इंटू, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, अब चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इस I को इधर ले लीजिए, M अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर। प्रूफ हो गया कि नहीं, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा बेंडिंग इक्वेशन क्या है, M अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। ये प्रूफ हो गया आपका। जहाँ पर M इज इक्वल टू, चलिए सबका नाम लिख देते हैं। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, नमन आघूर्ण। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। Y क्या है, Y है आपका, Y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम d/2 लेके क्यों चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैंने Y को मान लिया था कि आपका जो S है, आपका जो ये न्यूट्रल लेयर था, यहाँ से स्ट्रिप तक का डिस्टेंस था। अगर यही स्ट्रेस, अब यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पर होगा, टॉप लेयर पे होगा हमेशा। तो अगर इसी स्ट्रिप को यहाँ पे आउटर पॉइंट पे कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। तो अब बीच में लेयर से टॉप लेयर तक का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, d/2 होता है, इसे y बराबर हम d/2 लेके चलते हैं। E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं, और R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बेंडिंग इक्वेशन मैंने बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सिंपली, इजीली तरीके से मैंने आपके सामने प्रूफ किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मैं मिलूँगा इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।